बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल ज़ेर बहस आई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी काबीना के अरकान को फ़ौज में तकर्रियों और तबादलों के हवाले से एतमाद में लिया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अहम ओहदों पर तैनाती के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं, हम एक सफ़े पर हैं। काबीना में किए गए फैसले पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने क्वेश्चन आंसर सेशन किया। उनका कहना था कि DGISI की तैनाती आइन और कानूनी तरीक़ाकार के तौर पर इसके लिए रास्ता इख्तियार किया जाएगा। मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत में करीबी राब्ता और ताल्लुक़ है। फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दरमियान तवील मुलाकात हुई। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान की फ़ौज और सिपह सलार की इज़्ज़त में कभी कोई और ना तो कोई हर्ज लाने की कोशिश की जाएगी और ना ही अस्करी क़यादत ऐसा कोई कदम उठाएगी जिससे जमहूरी निज़ाम को ख़तरा या नुकसान हो। व्यूअर्स, आपके इल्म में है कि पिछले दिनों 6 अक्टूबर को जब ISPR की जानिब से नोटिफिकेशन आया, उसके बाद से सोशल मीडिया में इस हवाले से मुख्तलिफ क्यास आराइयाँ की जा रही थी। आज इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी एड्रेस किया इन क्यास आराइयों को और फवाद चौधरी साहब ने भी क्लैरिटी लेकर आए कि DGISI की जो तैनाती है वो आइन और कानूनी रास्ता इख्तियार करके की जाएगी। इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। फिर फेडरल कैबिनेट में यह भी फैसला हुआ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का। कल हमने इस पर तफसीली गुफ्तगू की थी, आज उस पर फैसला हो गया। दूसरी तरफ अगर मुल्क की मईशत की बात करें तो मुल्क की मईशत को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं। बिलखसूस आलमी मंडी में मैं देख रहा था खाम तेल की कीमत और LNG की कीमत में इजाफा हो रहा है, अपनी रिकॉर्ड हाई पर जा रही हैं। जो खाम तेल है वो $83 है, जो कि 2018 के बाद हाईएस्ट सतह पे है, जबकि LNG के नर्ख जो है वो $56 फी MMBTU हैं की सतह पर हैं। इसका मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये भी एक अहम सवाल है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब भी जो वर्चुअल इजलास हुआ IMF और पाकिस्तान की टीम के दरमियान, वो अमरीका जा रहे हैं, जहाँ पर IMF के प्रोग्राम के तहत हतमी मुज़ाकरात किए जाएंगे। इन नुकात का आज की नशिस्त में आता करेंगे। जिन मेहमान शख्सियात ने मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के आप मेंबर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं, नसीम सदीकी साहब, अब तक से मुंसलिक हैं, आपका बहुत शुक्रिया नसीम सदीकी साहब। और डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है। और आप भी कैसर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, वो हमारे साथ इसका टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कैसर शेख साहब को भी मैं वेलकम करता हूं। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। आज जो क्लैरिटी एक सामने आई है, या क्लैरिटी कह लीजिए, ज़ाहिर बात है इतना ज़्यादा सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो फ्रैंकली इस पर ज़्यादा बात नहीं और बड़ा रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म किया, लेकिन आज सोशल मीडिया में बहुत सी क्यास आराइयाँ हो रही थी। आज ये क्लैरिटी आ गई है कि पाक फ़ौज के तकर्रियों तबादलों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो हैं उनकी मुलाकात भी हुई है और एक सफ़े पर हैं और कानूनी रास्ता इख्तियार करके DGISI की तैनाती की जाएगी। देखें, पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारी क्यास आराइयाँ हो जाती हैं पाकिस्तान के अंदर और कभी माइनर चीज़ को भी बहुत ज़्यादा बड़ा पेश किया जाता है, ऐसे होना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जो इस वक्त स्ट्रेटजिक जो पोजीशन है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, कश्मीर की सूरत हाल है, और पाकिस्तान को हमेशा जो रहा है, फ़ख्र रहा है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान की अफवाज और स्पेशली पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के ऊपर रहा है। और वो एक ऐसा इदारा है जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसकी काबिलियत, जिसकी परफॉर्मेंस जो नो क्वेश्चन है, मतलब उसके ऊपर दुनिया बिहाइंड एंड डाउन, और वो मतलब दुनिया के अंदर मानी जाती है। और उस हवाले से उसके सरबराह का इस तरीके से डिस्कस होना TV के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसकी काबिलियत के हवाले से मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल उसकी प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी होती है, मगर उस इदारे का सरबराह कौन फिट है उस इदारे के लिए, उसकी रिकमेंडेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसकी रिकमेंडेशन करता है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर वज़न होता है कि इस इदारे के लिए फ़िट बंदा कौन है। ठीक, एक कानून के अंदर एक तरीक़ेकार है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसका डिस्कस करता है नाम प्राइम मिनिस्टर के साथ,
अनऑफिशियली या ऑफिशियली, ठीक। माना विद कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब वो थ्रू, कभी कभार ऐसे भी होता है कि सिंध के किसी भी सूबे का चीफ सेक्रेटरी लगता है, कानून कहता है कि आप 3 नाम भेजें, उसमें से एक सिलेक्ट करें। कभी कभार फोन के ऊपर गुफ्तगू होती है कि भाई आप सूबे का ये सरबराह लगा रहे हैं और इसके लिए ये आपको मुतमिन है, वो कहता है हाँ सर ये मुतमिन है, ऑटोमेटिक वो लग जाता है। तो ये चीजें कभी इशू बन जाते हैं, कभी इशू नहीं बनते हैं। ठीक। मैं समझता हूं कि इसके अंदर थोड़ा सा जो डिस्कशन हुआ, क्योंकि मेरा एक क्लोज रिलेशन है बाजवा साहब के साथ भी, मेरा एक क्लोज रिलेशन अपनी पार्टी के साथ भी है। बाजवा साहब को मैं जानता हूं, बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा एक अच्छी इक्वेशन के साथ, जमहूरी निज़ाम के साथ। आज जितनी भी अपोजिशन इल्ज़ाम लगाए, नून लीग की हुकूमत थी, वो आए, बहुत मरतबा नून लीग की हुकूमत ने कहा होगा कि हमें सपोर्ट करो, उन्होंने कहा मैं सेपरेट हूँ उन चीज़ों से। पीटीआई की हुकूमत आई, आपने देखा ये नौशीन बीबी वाली जो इलेक्शन हुई, ये हुई, उन्होंने कहा नहीं हम सेपरेट हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं आप लगाए। 10 का इलेक्शन की बात, ठीक है, डस्का की बात कर रहा हूँ, गिलगित की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की बात कर, इवन अभी आपने कैंट देखा, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन, ठीक ठीक है, है। अभी कैंटोनमेंट देखा, उसने अपने आप को सेपरेट दिखाया। इल्ज़ाम तो देखो, जो हारता है, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, जो हारता है वो अपनी हार नहीं मानता है, वो इल्ज़ाम लगाता है कि भाई मैंने इलेक्शन हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। वो तो एक थ्योरी है। बहुत समझदार बंदा है, उन्होंने 1 मरतबा या 2 मरतबा वो डिस्कस करके चीज़ें हुई है। ठीक। अब जो मुगालता हुआ है, मैं समझता हूँ वो, अब उसकी क्लैरिटी आ गई है। मैं समझता हूँ जो अभी भी जो कुछ हुआ है ना, क्लियरिटी हो या जो भी हो, ये चीज़ें पाकिस्तान के हालात को देख के नहीं होनी चाहिए ओके, थी। आपका पॉइंट आ गया। मैं समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। स्मूथली 2 बंदों के बीच में ये डिसीजन हो जाना चाहिए था, और हो गया है। वो ज़्यादा बेहतर होता कि ये ठीक। चीज़ें आए, डिस्कस हो, ये हो। लेकिन आपने कहा कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आयशा पाशा साहबा ने हमें ज्वाइन किया। मैं माजरा चाहता हूँ, मैंने कैसर शेख कह दिया था। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस की मेंबर है। आयशा साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आयशा साहबा, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहेंगे। हम आएंगे इकोनॉमी भी जो आपका फोटे है, लेकिन चूंकि साढ़े 10 फेडरल कैबिनेट के फैसलों और जो वहाँ पर मुशावरत गौर गौस किया गया उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके आउटकम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी आज बड़े दो टोक अंदाज में कहा है कि पाक फौज में तकर्री और तबादलों के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इबाम नहीं, और जो क्या सराहियाँ हैं उन पर कान ना धरें। और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि DGISI की जो तैनाती है वो आइन और कानूनी तरीक़ेकार के तहत होगी। बीइंग लेजिस्लेटर, आप क्या समझती हैं, बेहतर है कि इसकी क्लैरिटी आ गई? क्योंकि इसका सोशल मीडिया में जब ये खबर चल रही थी और मुख्तलिफ भांत भांत की बातें की जा रही थी, तो उसका इम्पैक्ट हमारी स्टॉक एक्सचेंज और हमारी इकॉनमी में इनडायरेक्ट तौर पर पड़ रहा था। कन्फ्यूजन जो है वो के जो बादल हैं वो छट गए हैं। आप इस पर कमेंट करें तो प्लीज़ गो अहेड। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो गवर्नमेंट है उसकी गवर्नेंस का इशू है। हर बात को खुद ही इस तरह हैंडल करते हैं या मिस हैंडल करते हैं, रादर कि आप बिला वजह एक इशू बना देते हैं। अगर इस कदर एक ही पेज पे सारी चीज थी तो ये फिर कैसे इस कदर बात खराब हो गई कि उसका इतना असर पड़ गया है। टोटल अनसर्टिनिटी मुल्क में पाई जा रही है, और क्लेम तो ये रहा है हमेशा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, एक पेज पे ये वो, लेकिन ये किस तरह की मिसमैनेजमेंट हुई। देखिए ना, पॉइंट ये है कि खुद मिसहैंडल करते हैं, उसकी वजह से उसके तासुरात, उसके असरात और चीजों पे भी पड़ते हैं। आपने खुद इकोनॉमी पे बताया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, चाहे वो पॉलिटिकल हो या वो आपके सिविल मिलिट्री इदारों के रिलेशनशिप्स हो, वो इंटरनेशनल इदारों के साथ हो, ये सब चीज का असर इकोनॉमी पर पड़ता है। आपने खुद ने बताया कि ये इसके असरअंदाज हुई है ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे। तो मैं तो ये समझती हूँ कि पीटीआई का बस एक ये टोटल जिसे कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक है। सीधा सीधा काम भी सीधे तरीके से ये नहीं कर सकते, ना अहली समझ लीजिए या इनएक्सपीरियंस समझ लीजिए या गॉड नोज, मैं तो ये अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इट वाज मिसमैनेज, ठीक, वेरी बैडली मिसमैनेज। और बेवजह एक इम्प्रेशन बाहर ये गया है कि इदारों को कमजोर किया जा रहा है और इदारों में अंदर ही अनसर्टेनिटी हो रही है, ये जो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। खासतौर पे आजकल जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी
ठीक है। हालात है ग्लोबल, ये चलिए, बिल्कुल अनवेलकम्ड बात थी और बिल्कुल नाअहली थी। चलिए इस पे मैं दोबारा कमेंट लूंगा। डॉक्टर उमेश साहब का जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करते हैं। मैं नईम लोधी साहब, अस्सलाम वालेकुम, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आपकी आवाज़ ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, चूंकि आपका ताल्लुक पाक फौज से रहा है, आप सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं और डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पे भी रिटायर हुए हैं। आपने आज ये मौजू ज़ेर बहस है, हमने भी इस चीज़ को सामने लाए हैं क्योंकि आप कैबिनेट की सतह पे, प्राइम मिनिस्टर की सतह पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्लैरिटी लेकर आए हैं। जो इशू सामने आया था, आप डॉक्टर उमेश साहब ने भी इस पर अपनी राय दी, आयशा पाशा ने भी दी। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मेरी राय बताएं, वो जी। जवाब आ जाएगा। जी लोधी साहब बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, बाकी पैनलिस्ट को भी आप वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बात यह है कि मैं 2-3 चीजें बिल्कुल आपके सामने खोल के रख देता हूँ। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसमें गवर्नमेंट में, और वो जिस चीज पे दस्तखत करें वो रबर स्टैंप नहीं हो सकती। वो उनका दिल का मानना और ज़हनी तौर पे जरूरी है कि वो एक्सेप्ट करें इस बात को जिस चीज पे वो दस्तखत करें, कोई भी चीज है। ठीक। दूसरी बात ये है, इसके साथ ही मैं कह दूं कि किन लोगों के नाम रिकमेंड करने हैं, ये इस्तेकाक है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और उनको भी कोई नहीं डिक्टेट करवा सकता कि जी नहीं आप ये नाम नहीं, आप फलाना नाम भेजें, बिकॉज वो इन लोगों को कई सालों से जानते हैं। कम से कम 10-15 साल से वो हर 3 स्टार जो आज 3 स्टार है उसको समझते हैं, जानते हैं किस काम के लिए मौजू है, किस काम के लिए मौजू नहीं। सब लोग एक जैसे तो नहीं होते। ठीक। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पैनल का भेजना इस्तेकाक है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, जिसको कोई डिक्टेट नहीं करवा सकता, और दस्तखत करना, फाइनल अप्रूव करना इस्तेकाक है, नोटिफिकेशन करना इस्तेकाक है। मैं DISA की बात कर रहा हूँ, अब बाकी जो 3 स्टार है उनका मामला और है। ठीक। वो इस्तेकाक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता। अब हुआ क्या होगा ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि जो कुछ कहा है चौधरी फवाद साहब ने, मैं उस पर पूरा यकीन रखता हूँ कि कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, वरना कैसे आर्मी चीफ जाके इतनी देर उनके साथ बैठते और इतनी लंबी चौड़ी बात करते। हुआ ये होगा कि आर्मी चीफ ने जो नाम भेजे होंगे 1 या 2, उस पर कोई वजाहत तलब की होगी वज़ीर आज़म ने, या ये कहा होगा कि आप हमें और नाम भी भिजवा दीजिए। ये उनका इस्तेकाक है, ये वो कह सकते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि फलाने का नाम भेजें, ये जरूर कह सकते हैं कि आप हमें एक और नाम भेजें या 2 और नाम भेजें। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि ये बात हो। दूसरा, ये जो ISPR की तरफ से हो गया, ये क्योंकि काफी सारी जनरल की पोस्टिंग्स थी जी। और अंदाजा ये था कि ये चूंकि बाकियों के दस्तखत हो गए तो इस पर भी हो गए होंगे, तो उन्होंने उनके साथ उनका नाम ले लिया। मेरा ख्याल है कि इंतजार करना चाहिए था, दस्तखत देख लेने चाहिए थे, और शायद यही बात वजह निज़ा बनी हो कि इमरान खान साहब ने ये समझा हो कि जी मैंने अभी दस्तखत नहीं किए और ये बात क्यों टीवी पर आ गई है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल ये क्लैरिफाई हो सकती है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि और लोगों के भी नाम थे तो हमने समझा तब के हो गए होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्होंने वजाहत तलब की हो कि ये जो आप जिसको नंबर 1 रिकमेंड कर रहे हैं, ये किस बुनियाद पे कर रहे हैं, फिर जाके चीफ ने बताया हो, और फिर हो सकता है कि चीफ भी उनकी बात मान गए। उन्होंने कहा जी तुम एक नाम और भेजो, आप एक नाम और भेजें। उन्होंने कहा जी मैं कल तक भेज देता हूँ। मेरा अपना अंदाजा ये है, जिस तरीके से चीज चल रही है ये होनी नहीं चाहिए थी। अब अगर हो गई है तो कल शाम तक या परसों दोपहर तक ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है। चलिए, ये आपने अच्छा कि एक पूरा पर्सपेक्टिव दिया, चूंकि आपका एक्सपीरियंस है। नसीम सदीकी साहब आप बताएगा, ज़ाहिर बात है आज भी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने इसको ज़ेर बहस नहीं लाया, और मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर उमेश कुमार साहब से कि जो इस वक्त खित्ते के हालात हैं और जो सूरत हाल है उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस ना होना बेहतर है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस पे बात आई और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी, राय जनी भी हुई। तभी तो मैंने अथॉरिटी की सपोर्ट की थी। जी आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि ये बड़े सेंसिटिव मामलात हैं, और जब भी DGISI की बात आती है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बुराई में खुश होता हो तो वो भारत हमारा दुश्मन है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। या अमेरिका को तकलीफ होती है हमारे DGISI से, क्योंकि उन्होंने हमेशा परफॉर्मेंस दी है और बड़ा बेहतरीन इदारा है पाकिस्तान का। तो इसको कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहिए, और मीडिया ने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। दूसरी बात यह कि हम हर बात इख्तलाफ में क्यों ले जाते हैं। अब मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, रमेश कुमार साहब हमारे दोस्त हैं, हम किसी बात के ऊपर जो है वो कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं, हम दलाइल दे सकते हैं, मैं आपको कायल कर सकता हूँ, आप मुझे कायल कर सकते हैं। तो इसको हम इख्तलाफ में क्यों ले जाते हैं। और बिल्कुल अपने जनरल साहब ने सही बात की कि ये प्रोसीजर है। वो नाम देना आर्मी चीफ का प्रेरोगेटिव है, और सिग्नेचर करना फाइनली वो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव है, और वो इस बात को उछालना नहीं चाहते थे।
वो इस बात को क्लोज डोर्स में रखना चाहते थे, क्योंकि उनकी निगोसिएशंस चल रही हैं। जिस वक्त DGISPR ने ऐलान किया था उस वक्त भी आर्मी चीफ मुशावरत के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे वहाँ पे, ठीक है ना। उन्होंने शायद, जिस तरह नईम लोधी साहब ने कहा कि शायद उन्होंने ये वहाँ से तासुर लिया कि भाई उनके मामला तय पा गए हैं, लेकिन अगर तय नहीं पाए और इमरान खान साहब ने कहा कि 1-2 नाम और भेज दें, या हम 2 दिन बाद इसको देखेंगे, या मैं कैबिनेट में डिस्कस कर लूँगा, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन बात वही है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर इंडिया खुश हो रहा है, मरियम नवाज अगर DGI का नाम लेके कोई बात करती है तो सबसे ज़्यादा भारतीय चैनल उसको उछाल रहे होते हैं। तो हमारे DGI की जहाँ पे बात आती है उसको मलिन करने के लिए भारत बहुत खुश होता है, और उन्हीं की अपना लाइन टो करके, वो जिसको 5th जनरेशन वार कहते हैं, Yes. वो हमारे सोशल मीडिया पे भी बैठे हुए हैं, वो उन्हीं की लाइन लेके चलते हैं, जबकि ये पाकिस्तान का बिल्कुल अंदरूनी मामला है, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान है। और उन्होंने आज कैटेगोरिकली कहा है कि हम इसको बड़े खुश उसलूबी के साथ तय कर लेंगे, ना तो प्राइम मिनिस्टर की कोई सुबकी होगी उसमें, ना हम चाहेंगे कि Yes. हमारी सिपहिर सलार की सुबकी हो। ये भी clarity जब सही। इतना बड़ा बयान आ रहा है, लेकिन हम सोशल मीडिया पे पड़े हुए इस बात पे कि इख्तलाफ बढ़े और कोई डॉन लीक्स जैसी बात हो जाए और फलां हो जाए, ये ख्वाहिशें हैं लोगों की ना। लेकिन बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि जिस तरह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, और एक पेज पे तो होते हैं, एक ये पेज अलग अलग वाली क्या बात होती है, एक हुकूमत है, एक मुल्क है, हमारे वजीर आजम है, हमारी फौज है, फौज, और वो हुकूमत का मातहत इदारा है। तो वो एक पेज पे ही होंगे ना। तो अगर किसी बात के ऊपर आपको थोड़ा सा, अगर आप उस पे क्या कह रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, तो वो हमारी यहाँ स्टोरियां बननी शुरू हो जाती आप सही कह रहे हैं, अगर थोड़ा टाइम ले रहे तो इसमें कोई ऐसी मतलब बात भी नहीं है। अगर मुशावरत में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की, और वो अगर आर्मी चीफ से कह रहे हैं कि यार इस तरह कर लेते हैं सर, इस तरह कर लेते हैं, वो कहते हैं अच्छा चले, गिव मी सम टाइम, क्योंकि उनके और भी मसाइल है, उन्होंने और भी चीज़ें देखनी है। तो अगर लेकिन वो जो आयशा गौस पाशा साहबा कह रही थी कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उसमें नेगेटिविटी आती है, वो कहती हैं कि इंटरनेशनल हलकों में इस हवाले से, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त तमाम नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान पे मरकूज़ हैं। आप अमेरिका देखें, जो उनकी नायब वज़ीर ख़ारजा आई वेंडी शर्मन साहबा, यहाँ तो आई, यहाँ तो अच्छी गुफ्तगू, लेकिन जब भारत में थी तो क्या वो गुफ्तगू कर रही थी? तो ऐसे तनाज़ुर में उनका कहना है, बात उन्होंने सही की, लेकिन बात ये है कि हमारा इंटरनल मामला है, वो आप क्यों बार बार उसमें उछल कूद करना शुरू कर देते हैं? जैसे अफगानिस्तान की बात आती है तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स बड़े नज़र आते हैं, वुमेन राइट्स की बात हो रही होती है, तो वेस्ट को कश्मीर नहीं नज़र आता, जहाँ पे कश्मीर में हाँ, क्या वो सलूक हो रहा है, इरादी तौर फलस्तीन पे में नजरें क्या हो रहा चुराई है, हुई हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा टोटली इंटरनल मसला है, और ये सॉर्ट आउट भी हो जाएगा, लेकिन वो जो बीच में गैप आ जाता है ना, उसमें मजे लेने वाले आ जाते हैं, तो वो तरह तरह की बातें तो छोड़ते हैं। ये मैं लोधी साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे, इस चीज़ को वंस फॉर ऑल कैसे सेटल किया जा सकता है, क्योंकि आज कोइंसिडेंटली 12 अक्टूबर भी है। देखिए, सेटल तो ये है, क्योंकि अच्छा। जब मैं कह रहा हूँ कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की है और रिकमेंडिंग अथॉरिटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है, तो सेटल। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि टाइम ज्यादा जब लगता है तो फिर साफ जाहिर है कि स्पेस बन जाती है बातचीत करने की। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है, देखिए आर्मी जो है एक इदारा है जी, और ISI एक इदारा है। ये इदारों के सरबराहों से फर्क जरूर पड़ता है इन द लॉन्ग टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मिसाल के तौर पर अगर ISI ने बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाई है, जो कि हम सब मानते हैं, जी, जी। दुनिया मानती है, तो ये सिर्फ फैज साहब की वजह से नहीं है, ये इदारे की वजह से है, जो कि बरसों से कायम है, और अच्छे काम ये इसने आज शुरू नहीं किए। इसी तरीके से अगर आर्मी कोई बहुत अच्छे काम कर रही है तो ठीक है, जनरल बाजवा की गाइडेंस है, उनकी लीडरशिप है, उनको भी क्रेडिट जाता है, लेकिन सारा क्रेडिट जनरल बाजवा को नहीं जाता, इंस्टीट्यूशन को जाता है। इसी तरीके से अगर कोई ये समझे कि जी बंदा चेंज होने से बिल्कुल यहाँ पर काया पलट जाएगी, तो ऐसे नहीं होता भाई, फौज में ऐसे नहीं होता, ISI में ऐसे नहीं होता। बहरहाल ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो टाइम जब बढ़ जाता है, जितना टाइम लेना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, तो फिर एक स्पेस बन जाती है उसको एक्सप्लॉइट करने की, और वही हुआ है। अगर ये ना होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन साफ जाहिर है कि ये इतना ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर एक तूफान खड़ा कर दिया जाए। ये इंशाल्लाह जल्द, ये ऑलरेडी हल हो गया है, सिर्फ इसको मेरे ख्याल फॉर्मली कल शाम तक या परसों दोपहर तक इसको अनाउंस करने की बात है। ठीक, रोमेश साहब, इस पे लास्ट कमेंट, फिर हम अपने टॉपिक पे जाएंगे। इकोनॉमी के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सबकी राय सामने आ गई है। देखिए, कोई भी पाकिस्तान के अंदर सारी जो सियासत, पाकिस्तान का बिजनेस, पाकिस्तान की जो वो सारी स्पेकुलेशन के ऊपर चलती है। हाँ। आपकी कोई खबर बाहर से आ गई, अमेरिका की
असेंबली कांग्रेस डिस्कस करती है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फर्क आता है। जीएसपी प्लस का डिस्कस यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर होता है, ये पाकिस्तान के नेचुरल भी है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिशियन है वो हमेशा बाहर की नज़र देखते हैं। नेचुरल नहीं है, बाहर की तरफ देखते हैं आप कह रहे हैं। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दुनिया की इंटरफेरेंस पाकिस्तान में हमेशा रही है, पाकिस्तान में हमेशा रही है। आज भी हमें पता है कि आज भी हमारे पॉलिटिशियन, जो हमारे लीडर, जो इस वक्त अमेरिका को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत जो आंख दिखा रही है कि हम अब डू मोर करने वाले नहीं है, हम अपनी पॉलिसी अपनी मफादात में करेंगे, अपने मुल्क के मफादात में करेंगे। तो हम, हमारे पॉलिटिशियन जो बाहर बैठे हैं वो कहते हैं कि हम हाजिर हैं, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने के लिए, आप हमें वालिद हैं। अब ये जो चीज़ें चलती है ना, ये हम खुद किसी को दावत देते हैं कि आप आएँ और हमारे पास आके इंटरफेरेंस करें। ये जो स्पेकुलेशन है, ये स्पेकुलेशन हमारे मुल्क को ख़राब करती है। दूसरी चीज़ जो लोधी साहब ने बात की, देखिए ये बातें भी जब हमारी इंटरनल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक, ये आज नहीं, ये सदियों से जो है जितना अरसा पाकिस्तान के बने हुए हुआ है, ये दोनों एक जो है वो ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से हमेशा ये इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगे हैं। ये वाहिद हुकूमत है जिसके अंदर ये चीज़ें 3 साल से एक बहुत ही अच्छे इक्वेशन के साथ चली है। 3 साल के बाद ये जो चीज़ हुई है तो आज लोग खुशी मना रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नज़र लग गई है इस हुकूमत को, और मिसहैंडलिंग ज़रूर है, मिसहैंडलिंग ज़रूर है जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए। और जो लोधी साहब ने बात की कि समरी जो है वो मूव हुई थी, समरी मूव नहीं हुई थी, और समरी जो है जो 3 नामों की मूव नहीं हुई थी, डिस्कशन हुआ था। कानूनी तरीका ये है कि 3 नामों की समरी मूव होती है। देखिए जरूरी नहीं है, अच्छा, कानून मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, कानून के अंदर है लिखा हुआ, मैं कानूनी ये है, मगर मैंने आपको जैसे ठीक है, वो तो बताया, आपने कहा वो तो कानून के अंदर चीफ सेक्रेटरी का भी लिखा हुआ है, मगर है, मुशावरत अगर हो जाती है, मुशावरत के बाद, मुशावरत के बाद जो है अगर कोई इदारा एक नाम करता है, मगर वो उस मुशावरत को एक डिस्कशन जरूर समझा गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, मगर फाइनल नहीं समझा गया, इस तरफ उसको फाइनल समझा गया, जिसकी वजह से ये हो गया। तो इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। मैं समझता हूं कि मुल्क की बेहतरी के लिए दोनों बड़े हैं, दोनों बैठ के जो भी डिसीजन करेंगे, मगर हम लोग बैठ के उसको इस लेवल के ऊपर, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर रेगुलेशन की क्यों बात की कि ये इदारे जहाँ पे पता नहीं कितने यूट्यूब चैनल बन गए हैं जो हमेशा अपनी ब्रेकिंग न्यूज, बाबा आयशा के हेडक्वार्टर के लिए धमाकादेज खबर मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए ठीक है, हम उसके लिए, ठीक है, उसके लिए ये होना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा नहीं लेते, बल्कि वी चेंज द टॉपिक। जल्द साहब आप भी हमारे साथ रहे, क्योंकि आप उतनी इक्वल पाकिस्तानी इकोनॉमी से आप भी उस तरह मुतासिर हो रहे हैं जैसे मैं आ रहा हूँ। नसीम सदीकी साहब, रमेश कुमार साहब और डॉक्टर आयशा साहिबा तो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं। डॉक्टर साहबा से शुरू करूंगा। डॉक्टर आयशा साहब, आप मुझे सुन पा रही है मैम? डॉक्टर आयशा पाशा, मुझे आप सुन पा रही हैं मैम? आप हैं हमारे साथ? दोबारा उनसे राब्ता करते हैं, मेरे ख्याल में राब्ता उनका मुनक़ते हो गया, लेकिन हम गुफ्तगू को आगाज़ कर लेते हैं। नसीम साहब, आपसे मैं इसका चले आगाज़ कर लेते हैं इस सेगमेंट का इकोनॉमी के हवाले से। ज़ाहिर बात है ये तो एक इशू आया, इंशाल्लाह एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त लग रहा है वो इकनॉमिक चैलेंज है। तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं, और ज़ाहिर बात है कि 15 अक्टूबर को फिर एक तवक्को की जा रही है या खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि तेल की कीमतों में इजाफा होगा। पहले 127 है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हर फोरम पे कहते हैं कि उन्हें पूरा एहसास है कि जिस तरह इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है उसके इम्पैक्ट को कम से कम किया जाए। LNG की कीमतें इस वक्त स्काई हाई है। क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि एक आम आदमी पर इसका वो इम्पैक्ट ना पड़े जो पड़ रहा है? अनवर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये बल्कि दुखती रख भी है इस वक्त ना। बात यह है कि जिस तरह की इकोनॉमी PTI गवर्नमेंट को मिली थी वो सबके सामने है, और उसके बाद जो कोविड-19 आया है उससे तो दुनिया की इकोनॉमी का इस वक्त बेड़ा करके, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। मैं कुछ पिछले महीने में गया हुआ था बरतानिया, यूरोप, बाकी ममालिक में भी,
तो हर तरफ यही हाल है, जो चीज़ 1 पाउंड की मिलती थी आज वो 3 पाउंड की मिल रही है, जो 5 यूरो की थी वो 15 यूरो की हुई हुई है। तो इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। पाकिस्तान की इकॉनमी फिर भी एज अ मतलब तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो इसकी फिर भी बाकी कंट्रीज से बेहतर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखा आपने कि कोविड के दौरान भी जिस तरह लॉकडाउन किया या स्मार्ट लॉकडाउन किए, उससे हमारी इकॉनमी चलती वो रही। चलती एहसास प्रोग्राम के जरिए अगर 12-12 हज़ार रुपये दिए गए हैं, तो उससे भी जो गरीब घराने हैं ना, उनकी दाल रोटी कम से कम चलती रही। तो गवर्नमेंट ने मैनेज करने की कोशिश की लेकिन है। जो सैलरीड क्लास है, हाँ, सैलरीड क्लास के लिए बिल्कुल महंगाई हो गई, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन सोल्यूशन तो ये है कि हम हमेशा गवर्नमेंट्स को जो भी आती है उनको इल्ज़ाम तराशी देते हैं। इस तमाम मामले में जो हमारा मुआशरा है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, उसको भी अपनी चीज़ों को थोड़ा लिमिट के अंदर रख के करना चाहिए। अभी भी आप बाज़ार में चले जाएं, अगर हमारा कोई रिपोर्टर जाता है और कहता है कि जी महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उसने 6 थैले पकड़े होते हैं और वो कहता है जी बड़ी महंगाई हो गई है, 3 किलो टमाटर भी लिए हुए हैं, प्याज भी लिए हुए। तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ गवर्नमेंट के साथ आवाम को भी जो है वो शामिल होना चाहिए, ताकि अगर मिलजुल के चलेंगे तो आप इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये नागानी आफत सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया की आवाम के ऊपर है। दूसरा मसला ये हुआ कि जिस तरह ये गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को कट डाउन करने की कोशिश कर रही थी और चाह रही थी कि डॉलर को हम सस्टेन करें, ज़्यादा इंपोर्ट ना हो, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ताकि डॉलर आए। लेकिन जब हमें वैक्सीन खरीदनी पड़ गई, तो जो डॉलर जमा किए हुए थे वो वैक्सीन की मद में आपको डॉलर्स पे करने पड़े बाहर, ठीक है ना। और जो हालात चल रहे थे उस पर एक्सपोर्ट्स भी, अफगानिस्तान की वजह से भी डॉलर की फ्लाइट, अफगानिस्तान तो शेख रशीद साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कितने मनी चेंजर्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि आर्टिफिशियल होल्ड कर रहे थे डॉलर्स और रुपए की कदर को गिरा रहे थे। 2 चीज़ें थी, जैसे मैंने लंदन का जिक्र किया, तो वहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स इस वक्त बंद हो गए हुए हैं। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, बड़े उनके सब बंद हो चुके हैं, तो उनके जो बड़े बड़े ऑर्डर्स थे वो भी कैंसिल हो गए। तो एक्सपोर्ट को भी बड़ा धचका लगा इस तरह से। और दूसरी बात है कि बिल्कुल अफगानिस्तान पे जिस तरह पाबंदियाँ लगी, तो डॉलर, क्योंकि वो डॉलर में परचेज कर रहे हैं, ना उनका कोई सी पोर्ट है, ना प्रॉपर एयरपोर्ट है, उनका जो भी मामला चलता है वो। आयशा साहब हमारे साथ आ गए। आयशा साहब, माजरत आपके पास देर से आ रहे हैं, आप राब्ता मुनक़ता हो गया था। इकोनॉमी के हवाले से हम बात करना चाह रहे थे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी नसीम सदीकी साहब से भी मैं सवाल किया, आप बताइएगा, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी पंजाब की रही हैं, अब ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, आपकी क्या तजवीज़ है? देखिए, गुजारिश ये है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो आ रहा है वो आ रहा है, उसके बुक पे तो आपकी इतनी ज्यादा अब आपका कंट्रोल नहीं है। जो मगर मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाहती हूँ आपसे कि ये जो सारा इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन नहीं है। देखिए, बराह मेहरबानी जरा नंबर उठा के देखें। अगर आप हमारे टाइप के ममालिक देखें साउथ एशिया में जो हमारी तरह की इम्पोर्ट्स करते हैं, आप बांग्लादेश, इंडिया टाइप, ये आप इनमें देखिए इन्फ्लेशन कितना है, 4-5-6%। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन क्या है, तकरीबन 10-9% करीब लगभग। तो ये सबका सब आप ये हम अगर ये कह दें कि हर चीज इस वजह से हो रही है कि बैरूनी ममालिक में बढ़ रहे हैं कीमतें, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि जब आप ये कहना शुरू कर देंगे तो आप ये कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, हमें तो भुगतना पड़ेगा। और जबकि ऐसा नहीं है, आपकी अपनी पॉलिसीज भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसको आपको सही करना है। दूसरी बात, अगर ये हम इसी तरह बैठे रहे, आज ही IMF की एक रिपोर्ट निकली है जी, साउथ एशिया आउटलुक, उन्होंने आपका इन्फ्लेशन तकरीबन 9.5-10% बता दिया है। वो ये कह रहे हैं कि आप तो वो तो इन्फ्लेशनरी प्रोजेक्शन उनके और भी ज्यादा हो रहे हैं आपके लिए, आपकी ग्रोथ के प्रोजेक्शन आपसे कम हो रहे हैं। आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट की प्रोजेक्शन अगर आप उठा के देखें तो वो तो तकरीबन कोई $10 बिलियन की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि इस वक्त सब अच्छा नहीं है। और ये जो बार बार हम ये एक पूरा जैसे कहते नैरेटिव सुनते हैं कि अब तो टेक ऑफ हो रहा है, अब तो सब ठीक हो रहा है, बराहे मेहरबानी जरा इस इकोनॉमी एक प्रोफेशनल चीज है, इसको प्रोफेशनली देखें, इस पे जरा पॉलिटिक्स कम खेलें और डिलीवर करें, क्योंकि हमारे 22 करोड़ लोगों की जिंदगियों का, रोजगार का, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का सवाल है। तो पॉइंट ये बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त हमारे लिए IMF की प्रोजेक्शन भी कोई खास सूटमंद नहीं है। ग्रोथ रेट कम बता रहे हैं, जिसकी वजह से गुर्बत भी बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा बता रहे हैं।
और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कभी ज्यादा बता रहे हैं। वी आर हेडिंग, जिसे कहते हैं कि हम थोड़ी सी परेशानी की तरफ और बढ़ रहे हैं, अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरह ये दिखाया जा रहा है। अच्छा। ऑल इज गोइंग टू बी वेल। मैं ये आपने निशानदेही तो की, मैं मेरे साथ ही रहेगा, मैं आपसे सोल्यूशन भी चाहूंगा, लेकिन चूंकि डॉक्टर उमेश कुमार साहब भी आपके साथ फेलो कुलीग हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में, वो कह रही है सब अच्छा नहीं है ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, मगर आप आइडियल सिचुएशन इस हवाले से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो करंट सिचुएशन थी माजी की और जो 3 साल पहले की और आज की, उस ईस्वी से अगर आप देखें कि शौकत तरीन के आने के बाद काफ़ी चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में गई है। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट की वजह से आपकी मशीनरीज जो इंपोर्ट हुई है उसकी वजह से आपका इंपोर्ट बिल ज़रूर बढ़ा है। करंट अकाउंट डेफिसिट मैडम कह रही है करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ा है आपकी, ये पहले ही पता था। मैंने खुद इस चीज़ के ऊपर स्पीच की थी कि अगर आपने इंपोर्ट सब्सटीट्यूट को बढ़ाना है, आपकी जो ग्रोथ उसका इम्पैक्ट आपका 6 महीने के बाद आएगा। 6 महीने 8 महीने आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बिल्कुल बढ़ेगा। ये तो हमारी रेमिटेंस अच्छी आ रही है जिसकी खान वजह साहब से की इतना नहीं क्रेडिट बढ़ की रहा। वजह से, नहीं तो जो गैप और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इस वक्त है। मगर आप मुझे बताएं कि इसाक डार साहब के टाइम पे क्या होता था, वो भी कहता था कि ग्रोथ बढ़ेगी तो इंपोर्ट आपकी बढ़ानी पड़ेगी, इंपोर्ट बढ़ेगी तब आपकी ग्रोथ बढ़ेगी और आपके मुल्क के अंदर चहल पहल होगी। वो मॉडल सेम चल रहा है इस वक्त, सेम मॉडल चलाया है। नहीं अभी इस वक्त वो जो इंपोर्ट को जो बीच में हमने रोका था, हमने जो रोका था तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो गया, मगर Surplus पे आपके चला मगर गया। मगर आपके मुल्क के अंदर चहल पहल थोड़ी अच्छा, सी ये कम हो मुझे गई। बताइए ना आप, तो हर तरीके के कुछ ठीक है। बेनिफिट होते हैं, कुछ अच्छा, ये जो merits मैडम ने कहा कि जो इन्फ्लेशन है ये भारत में और बांग्लादेश में उन्होंने कहा 4 से 6% है, पाकिस्तान में क्यों कर ये कम नहीं हो पा रही इन्फ्लेशन, ये भी उन्होंने नुकता उठाया था। देखिए पहली चीज तो ये करेंसी डिवैल्यूशन, हाँ, ये डॉलर करेंसी डिवैल्यूशन जो है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना। देखें 240 रुपए पाकिस्तान के इंडिया का 100 रुपये हो गया है, बांग्लादेश का मेरे ख्याल में 220 है और इधर का 220 और बांग्लादेश का 100 हो गया है। तो जो करेंसी डिवैल्यूशन है डबल तो वैसे उसकी वजह से हो जाता है। अगर वो डबल वाला रेशो आप देखें, वो डॉलर वाला रेशो देखें तो आज भी पाकिस्तान में हर चीज़ सस्ती है। अगर आप डॉलर के हिसाब से आज अगर आप देखें, आपने अभी अपने इंट्रो में एक बात की कि भाई तेल की कीमत ये हो गई है, खाम तेल की कीमत ये हो गई $83 है। फी बैरल। आप उस हिसाब से आप इंडिया का तेल निकालें, आप बांग्लादेश का निकालें, आप इवन यूएई का निकालें, जितने मुल्कों का आप यूएस डॉलर के हिसाब से निकालें, आपको पाकिस्तान में चीजें सस्ती मिलेंगी। यस, आज एक आदमी और एक साथ पे 7 साल, क्योंकि आप एमएनए भी हैं, आपने कहा डॉलर चीजें निस्बतन सस्ती मिलेगी, कुव्वत खरीद भी उतनी है जितनी भारत में, बांग्लादेश में, यूएई में एक आम आदमी की है। वो भी देखिए- डिपेंड करता है ना सारी चीजें, देखिए, कुव्वत खरीद और कीमत। देखिए भारत के अंदर पता है क्या, भारत की स्टोरी दूसरी है। नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए कि कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है। देखिए भारत के अंदर जो मोदी की जो पॉलिसी है ना, जो लोग अभी कहते हैं कि भाई मोदी जो है वो पॉपुलर नहीं है, मोदी जब पहली इलेक्शन हुई सारे इदारों की असेसमेंट थी कि मोदी कम सीटें लेगा, मैंने कहा 300 से ज्यादा लेगा। अब अगर इलेक्शन हुई तो मोदी 400 से ज्यादा लेगा। अब बहुत उसकी वजह कोविड ये में तो डेल्टा वेरिएंट ने तो मार के रख दिया भारत को। बिल्कुल गलत है। मोदी सर, वो ने तो मोदी projections आ रही हैं ने सारी। देखिए वहां पे जो गरीब तबका जो है ना, वो उसके लिए राशन कार्ड A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, आप कुछ लोग A ग्रेड वाले ऐसे हैं जिनको फ्री में गंदम चावल वगैरह मिलते हैं, B ग्रेड वाले वो हैं जिसको 1 रुपया किलो गंदम मिलती है, 2 रुपए किलो चावल मिलते हैं, C ग्रेड में वो है जिनको मार्केट, मतलब वो उसने पाकिस्तान में क्या करें, हमारा सवाल तो तो- पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो इस वजह से ये बिल्कुल है कि लोगों की खरीद की जो है, जिसको जो ड्राइवर वो जो जिसको हम 30-30 हज़ार रुपये तनख्वाहें देते थे, वो अब 30 हज़ार, मतलब हमने तनख्वाहें बढ़ाई है, वो कहते हैं कि अब हमारी गुजारा नहीं होता। 30 हज़ार रुपये में वो इशू ज़रूर है, मगर उसका कसूर अगर आप इस गवर्नमेंट को दें कि इस गवर्नमेंट है भैया, आपकी अगर लाइबिलिटी आपके ऊपर थी, अगर आप पे बैक कर रहे हैं, अगर आप हर जगह पे इल्ज़ाम लगाते हैं भाई गवर्नमेंट ने लोन लिया, गवर्नमेंट ने जितना लोन लिया उससे ज़्यादा रीपे किया। ठीक है, अगर पुराना रीपे किया तो आप इस गवर्नमेंट को ठीक। आयशा साहब, मैं आपसे इसका जरूर सोल्यूशन लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा जनरल लोधी साहब सर इस हवाले से आप बताएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या व्हाट्स योर टेक। ज़ाहिर बात है हर पाकिस्तानी जी। इससे मुतासिर हो रहा है, आप भी अपनी राय दीजिएगा प्लीज। जी बहुत शुक्रिया।
एक तो ये कि मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई इन मामलात को ज्यादा अच्छा नहीं सर वो तो हमें जाहिर बात है, आपसे तो हमने वो जो तकर्रुर और तबादलों के हवाले से पूछा, लेकिन फिर भी राय तो आप दे सकते हैं। हम उस पर राय नहीं करते तो आप भी इस पर राय नहीं कर सकते। मैं एज ए लेमैन राय देता हूं, और उसमें भी ये मैं पहले कह दूं कि देखें, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं उस तबके से नहीं हूं जिस पर के इम्पैक्ट आ रहा हो इस सारे मामला का, लेकिन हमारे घर लोग काम भी करते हैं, हम गांव में भी जाते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो मैं जो मेरे ज़हन में आता है मैं आपको बता देता हूँ। जी जी, देखें, इस हुकूमत ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, जैसे लंगर खाने खोले हैं, गरीबों की मदद का हिसाब किया है, मुख्तलिफ तरीके से ख़ानदानों की मदद हो रही है। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत अक्रॉस दी बोर्ड फ्लैट रोटी सस्ती कर देती, मतलब 5 रुपए की अगर रोटी मिलने लग जाए लोगों को, आज 8-10 रुपए की मिल रही है, दाल, घी या जिसको ऑयल कहें और आप चीनी कह लें, ये 4 चीजें सब्सिडाइज हो जाती है क्रॉस दी बोर्ड। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं थी। ये कहना कि जी इससे अमीर लोग भी फायदा उठाएंगे, यार अमीर कितना फायदा उठा लेंगे? आप पूरे मुल्क में इस तरीके से मुकर्रर करें गंदम का या रोटी का हिसाब किताब कि रोटी सस्ती हो, सब्सिडाइज हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि गंदम तो अगर आप सस्ती करेंगे तो फार्मर्स पे इम्पैक्ट होता है। इसको आप एक तरफ रख लीजिए। मेरा एक है जो मैं समझता हूँ कि अगर आज भी ये हुकूमत कर दे तो मेरा ख्याल है कि वाह वाह हो जाएगी, और बाकी सारी चीजें अगर लपेट भी दें, ये लंगर खाने, ये सारी चीजें, सारे आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसको इस तरफ आप डाइवर्ट कर दें कि आप रोटी सस्ती कर दें, दाल सस्ती कर दें, चीनी सस्ती कर दें और ऑयल सस्ता कर दें। उसके बाद दूसरी बात, जब मैं जाता हूँ स्टोर्स में तो जब मुझे नजर आते हैं इंपोर्टेड बिस्कुट्स और इंपोर्टेड चॉकलेट्स, ऐसी चीजें जो बड़े हम आराम से बना सकते हैं, यहां तक कि इंपोर्टेड कॉर्नफ्लेक्स, अरे भाई ये अगर हुकूमत अगर बाकी बचाना चाहती है ज़र मुबादला तो कम से कम इस पर कोई इंतजाम कर ले। फिर एक चीज और जी, गाड़ियों पे गाड़ियां चढ़ी हुई हैं और आधी गाड़ियां इंपोर्टेड हैं। ठीक कह रहे हैं। मुझे ये जरूर इसमें कोई बात होगी कि अपनी जो लोकल गाड़ियां उनका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, उनको इन कंपटीशन रखने के लिए कोई ना कोई उसका, तो बात ये है कि ये जो बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये 3 जो बातें मैंने कही हैं कि वो चीजें इंपोर्ट करना बंद करें जिनकी कोई जरूरत नहीं है इंपोर्ट करने की, और वो बेशुमार हैं, मार्केटें भरी हुई हैं। और दूसरी बात ये कि रोटी सस्ती कर दें गरीब आदमी के लिए, और तीसरी बात ये कि उम्रा के लिए कोई आपको अमीर लोगों के लिए कोई कंफर्ट पैदा करने की जरूरत नहीं है। अगर प्राडो नहीं आएगी 4-5 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको बंद करें भाई अगर कर सकते हैं। अच्छा, मैं नसीर साहब आपसे तो ठीक है, मैं आयशा साहब से भी, क्योंकि उन्होंने आयशा साहब आपने निशानदेही तो की, मैं चाहूंगा आप अगर इसका मुतबादिल सोल्यूशन बताएं, क्योंकि अपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी, ये हमारे पास फाइनेंशियल ऑप्शंस है, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स है, वो आपके दौर में भी थे, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, लोन, IMF, क्या इस वक्त सोल्यूशन है इस इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को रोकने के लिए गिविंग द फाइनेंशियल सिचुएशन? देखिए बिल्कुल बताती हूँ आपको, लेकिन पहले मैं जरा सा एक बात की वजाहत कर दूं। मेरे साथी बैठे हुए हैं, बहुत ऑनरेबल हैं मेरे लिए, हम साथ फाइनेंस कमेटी में बैठते हैं। देखिए जब मैं IMF की साउथ एशिया आउटलुक को कोट करके बताती हूँ कि और रीजन, हमारे रीजन में ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो IMF हमें रुपयों में और उनको डॉलर में नहीं डाल रहा होता है, ये कॉम्परेबल फिगर्स होते हैं। तो जरा थोड़ा सा इस पे गौर करें कि इस तरह की लूज देखिए, अब IMF अगर अपने आप एनालिसिस करके पेश कर रहा है और आप कंपेयर कर रहे हैं उठा के, तो उसमें जाहिर है कि डॉलर पैरिटी तो देखेंगे उसमें। तो ये जरा आर्गुमेंट्स जो हैं ये मुनासिब नहीं होते। स्ट्रैटेजी आप डिनाई करके नहीं बना सकते प्रॉब्लम को, कि उसको रिकग्नाइज ना करें और फिर सही तरफ इकदाम उठा लें। आपको प्रॉब्लम रिकग्नाइज करनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब आपने मुझसे पूछा कि इन्फ्लेशन के बारे में, हम इंटरनल इन्फ्लेशन के बारे में सोल्यूशन क्या सोल्यूशन होनी चाहिए? देखिए मुझे परेशानी सबसे बड़ी ये हो रही है इस वक्त कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जी। ये कॉम्पोनेंट हमारा कम हो नहीं रहा। हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फोकस करना पड़ेगा, जैसे अभी जनरल साहब ने भी कहा कि आप उन चीजों को ना कम से कम इम्पोर्ट करें। ठीक है, तो बढ़ने की 2 वजूहात है। एक तो ये भी डॉलर की डिवैल्यूएशन करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने से हो रही है। आप इस वक्त अगर IMF की बात सही हो रही है
जो उसने आउटलुक में बताया है, यकीनन वही वो पेश करेंगे इनको नंबर्स जब वो अभी जाएंगी हमारी IMF से टीम निगोशिएट करने। उसमें तो मुझे लग रहा है कि डिवैल्यूएशन और होने वाला है, क्योंकि उनके प्रोजेक्शन करंट अकाउंट डेफिसिट के ज्यादा हैं, उनके प्रोजेक्शन इन्फ्लेशन के ज्यादा हैं। वो आपसे ये भी कहेंगे डिस्काउंट स्टेट बैंक से पॉलिसी रेट बढ़ाओ। तो ये सब चीजें वही ये तो हो रही given हैं जो situation है ना मैम। 19 की तरफ हम जा रहे हैं। ये तो गिवन ये- सिनेरियो है। ये अब जरा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ परेशान स्टेप्स क्या आप सजेस्ट करेंगे एज ऑपोजिशन लेजिस्लेटर? ये चीजें जरा परेशान कुन है जो हमको हैंडल प्रॉपरली करनी चाहिए थी। हम गलत बेस से थे। देखिए इंटरनली हमें 2-3 चीजें करनी चाहिए। वो क्या? एक तो ये हमको एक देखिए इस वक्त जरूरत हो गई है कि हम इसको सोली एज इन्फ्लेशन ना ट्रीट करें। ये एक कॉम्बिनेशन है एक्सचेंज रेट पॉलिसी का, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का, आपकी फिस्कल पॉलिसी का। ये सब चीजें मिलकर हमारा जो डोमेस्टिक कंपोनेंट है इन्फ्लेशन, ये उस पर असरअंदाज हो रही है। ठीक। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाना है। ओके। आपको कितना डिवैल्यूएशन होने देना है, कितनी तेजी से। अब ये मुझसे कोई लौट के ना कहे कि हमने फ्री मार्केट छोड़ दिया है। देखिए आप सब जानते हैं, हम तो कम से कम जानते हैं जो फाइनेंस कमेटी में बैठे हैं कि ये असलियत नहीं है। बेटर मैनेजमेंट की जरूरत थी, और अगर आपने फुल छोड़ भी दिया है तो यह आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, आपको किस तरह मैनेज करना चाहिए था एक्सचेंज रेट। अभी मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल डेफिसिट है, वो आसमान से बात कर रहा है। माफियाज के खिलाफ एक्शन आप अभी तक नहीं ले पाए। चीनी की कीमत आप उठा के देखिए, आप मजीद इंपोर्ट कर रहे हैं वीट, आप उसकी कीमत उठा के देखिए। अभी ये जो बॉर्डर की सिचुएशन है स्मगलिंग की, वो आप उस पर आप थोड़ा सा काबू पा लें। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ आपको मिलके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन Monetary policy को साथ लेना पड़ेगा। ये करके बैठ रहा है कि हमारे तो हम प्राइस तो रेगुलेट कर ही नहीं पा रहे हैं किसी भी मंडी में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, आपने बता ओके, ये आपने अहम नुकात जी, ये आपने अहम नुकात उठाए। मैं चाहूंगा नसीम इस पे आपका कमेंट दीजिएगा और फिर फाइनल वर्ड आप देंगे। देखिए पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री भी है, हमें अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप देखना कि जब अब अगर पाकिस्तान दालें इंपोर्ट कर रहा है तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात है ना। बल्कि सरप्लस बननी चाहिए, होनी चाहिए। और इसी तरह मैं अपनी इंपोर्ट्स कम करें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और उसके बाद हमारे रेवेन्यू कलेक्शन जो है FBR इज डूइंग वेरी वेल। पहले की बनिस्बत देखें, एक तो हमारी रेमिटेंसेस बहुत अच्छी होगी, 29 अरब डॉलर उनका प्रॉपर यूज होना चाहिए। बहुत बड़ा एक ओवरसीज का इसमें हाथ है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की भी मैडम ने बात की, एडमिनिस्ट्रेशन कीमतों के तयन के लिए कोई जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब आप माफिया की बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब माफिया की बात करते थे कंटेनर पे खड़े होकर, तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो इनको जो है वो नकेल डालेंगे। कुछ हद तक डाली भी है, लेकिन ये प्राइस कमेटीज होनी चाहिए जो इनका तयन करें, क्योंकि जो जखीरा अंदोज है वो बड़ी तादाद में पैसा तो वो ले जाते हैं, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती है, और जिसका सारा बोझ है वो गरीब आवाम के ऊपर जाता है। अभी आज मैं जो जनरल साहब ने बात की, जमशेद इकबाल चीमा साहब जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले में खुसूसी बराए खुराक है, आज उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी कि अब चीनी 80 रुपए किलो जो है वो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि बिके, दालें सस्ती हो, आटा सस्ती हो, घी सस्ता हो। लेकिन हम इसको इंश्योर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में असल चीज़ ये कि इसको कैसे इंश्योर किया जाए, और ये गरीब आदमी की जरूरत है, जो कि जनरल साहब ने कहा इस पे अगर सस्ता कर दें तो अच्छा इम्पैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सियासत के हिसाब से भी जो है वो पुराना हूँ, 20 साल मुझे सियासत में हो गए हैं 2002 से, और बिज़नेस के हवाले से भी 95 से बिज़नेस के हवाले से समझ रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है कि हम कभी भी 20-25 सालों में हम राइट ट्रैक के ऊपर गए नहीं हैं। कभी भी चीज़ें IMF के 22वें प्रोग्राम कभी भी चीज़ें जो है ना, ये प्राइस कमेटियाँ या आप उसकी जो है वो माफिया, हर चीज की प्राइस ऑटोमेटिक फिक्स होती है। सर फिर तो अगर छोड़ नहीं, आप तो वो उसके तो फिर लिए 110 रुपए किलो चीनी लेंगे। नहीं, उसके लिए आपको देखो ना, उसके लिए आपका सिस्टम बेहतर होना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि या अमेरिका की तरह हो कि भाई गंदम जितनी आए हमारे पास आए और हम बेचें। वो हम नहीं कर सकते। जब हमारी वो कैपेसिटी नहीं है तो स्पेस मार्केट खुद बनाएगी, इंटरनेशनल और नेशनल। मगर हमें वहाँ पे उधर रिसर्च हमारा सबसे फेल्यूर जो है ना, मैं मुशर्रफ साहब को भी कहता था और आज भी कहता हूँ, वो हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। पता ही नहीं होता है कि हमारे पास स्टॉक कितना है, हमारे पास स्टॉक कितना है, हमारी काला शाह काकू ये वो, हमारे पास रिसर्च कितनी होनी चाहिए, हमारे पास
कितना जो है वो देखें, वही गाय ऑस्ट्रेलिया की है, 20 किलो ठीक है। दूध देती है, हमारी 4 किलो दूध अच्छा, देती इस है। ये तो आपने मतलब बहुत ये सही, आपने सारी बहुत चीजें- अच्छी बात, लेकिन आप जो समझते हैं, जो जज साहब ने भी कहा कि अगर इन चीजों को सब्सिडाइज किया जाए, जो एक आम आदमी की इस्तेमाल की चीजें, इससे कम से कम एक इम्पैक्ट तो अच्छा क्रिएट होगा ना सर। मेन चीज ये है कि पहले ये चीजें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कौन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो पॉपुलर फैसले नहीं करेगी? सही कह रहे हैं। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान पॉपुलर फैसले करती है, पब्लिक पॉपुलर फैसले नहीं करती है। वो कहती है कि मेरे जेब में जितने पैसे हैं मैं उतने खर्च करूं, मैं लोगों को खुश करने के लिए मुल्क का खजाना मैं खाली नहीं करूं। ये वाहिद गवर्नमेंट, ये माजी की तरह अगर वही हम पब्लिक पॉपुलर फैसले करेंगे तो कल आप कहोगे कि यार माजी की पॉलिसी देखो ना, दिखाने के लिए मेट्रो बना दी अरबों रुपए की, और आज सब्सिडी वाला काम नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, वहाँ जो बहुत पे पिछड़े तबके अगर उनको उनके दे लिए- दी जाए, उनके लिए उनके लिए होना चाहिए। उनके वक्त लिए मेरा होना खत्म हो चाहिए, जाए, लेकिन राशन वी हैड कार्ड अ टाइप वेरी सिस्टम गुड होना एंड चाहिए। अनलिमिटेड डिस्कशन। डॉक्टर उमेश कुमार साहब आपका बहुत शुक्रिया, नसीम सदीक साहब थैंक यू वेरी मच, जनरल खालिद नईम लोधी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहब आपका बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है, एक अहम इशूज़ हैं इकोनॉमी, इस पर हम वक्तन वक्तन गुफ्तगू करते रहेंगे। प्रोग्राम दस्तक में कैसी लगी आज की डिस्कशन, फीडबैक ट्विटर और फेसबुक पर दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी पक्षा टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।